नमस्कार दोस्तों, आज सौभाग्य मिला है पद्मश्री श्री पुखराज बाफना जी से मिलने का और हम उनके घर आए हैं। और बाफना सर से ही आज जानेंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा है अभी तक का, बचपन से लेकर अब तक का जो सफ़र है उसके ऊपर सर से ही सुनते हैं, कुछ बातें करते हैं उनके साथ, कुछ चर्चा करते हैं ताकि आपके वो मोटिवेशन के लिए काम आए। तो आइए सीधे चलते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो बचपन जो आपका बीता वो मतलब किस परिवेश में था और किस तरह की आपकी मेंटलिटी थी उस समय कि किस दिशा में आप सोचते थे अधिक? राजनांदगांव से 25 किलोमीटर दूर एक गांव है गातापार। जी, ये खैरागढ़ गातापार है? खैरागढ़ गातापार। ओके, हाँ। मैं वहीं पैदा हुआ। जी। उस ज़माने में हमारे गांव में न बिजली थी, न सड़क था, न स्कूल था। 6 किलोमीटर दूर सिंगारपुर, हाँ। स्कूल पढ़ने जाते थे, प्राइमरी स्कूल। जी। उस ज़माने में स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं हुआ करती थी। तो शनिवार नहीं, शनिवार को गोबर बीनते थे, लीपते थे और 7 दिन उस पर बैठते थे। ओके, मतलब वो मिट्टी का ही होता था? मिट्टी का होता था। स्कूल अभी भी है, अब तो खैर काफ़ी ठीक हो गया वो। जी जी। उसके बाद मेरी पढ़ाई मिडिल स्कूल की हुई मुंगेली में। बिलासपुर के पास? बिलासपुर मुंगेली, मेरी मौसी वहाँ रहती थी। उसके बाद यहाँ स्टेट हाई स्कूल में हुई, यहाँ राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल में। मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट था जी। और उस समय 11th मैट्रिक हुआ करती थी। हाँ, 11th थी। तो 11th में मैंने संस्कृत और हिंदी को छोड़कर सारे पेपर अंग्रेजी में दिए। ओके। उस ज़माने में जब हिंदी मीडियम स्कूल था। जी। सर, जन्म सन कब का था आपका? 14 नवंबर 1946। 1946, मतलब स्वतंत्रता से 1 साल पहले। 1 साल पहले। हाँ, तो मतलब आपने अंग्रेजों का भी काल देखा है। देखा है। जी जी। तो उस समय मैट्रिक का रिजल्ट मैं 1 नंबर से मेरिट में चूका। सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन थे। उसके बाद दिग्विजय कॉलेज में एडमिशन हुआ प्री प्रोफेशनल के लिए। सागर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी उसमें सागर नहीं, नवशंकर नहीं थी, सागर यूनिवर्सिटी होती थी। उसमें पूरे यूनिवर्सिटी में मैं अकेला छात्र था जिसको जूलॉजी और इंग्लिश में डिस्टिंक्शन मिला था। और बायोलॉजी ग्रुप में दिग्विजय कॉलेज के इतिहास में मेरिट में आने वाला मैं पहला छात्र था उस ज़माने में। 1960 उसमें एमपी का जो दायरा था उसके अंतर्गत 1963। जी। तो फिर मेरा एडमिशन तो कहीं भी हो सकता था, मेरिट बेसिस पे होता था। उसमें पीएमटी वगैरह नहीं होती थी मेडिकल कॉलेज में। तो मेडिकल कॉलेज जबलपुर मैंने चूज़ किया क्योंकि यहाँ के बहुत सारे छात्र जबलपुर में थे। जी। जबलपुर में मेडिकल का करियर बहुत अच्छा था मेरा, मैं हमेशा मेरिटोरियस रहा। उस समय की जो मेडिकल की जो पढ़ाई होती थी, क्योंकि आज तो काफ़ी कॉस्टली है, उस समय में कैसा रहा है ये? उस समय प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो बम्बई, दिल्ली वगैरह में हुआ करते थे। यहाँ तो सब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। और जिस साल हमने एडमिशन लिया उसी साल रायपुर का मेडिकल कॉलेज खुला था, लेकिन हमने जबलपुर चुना। तो उस समय फीस तो बहुत नॉमिनल हुआ करती थी। उस समय कोई डोनेशन या इस तरह की कोई बात नहीं हुआ करती थी। MBBS कर ली। उसके बाद हमारे घर में कोई पढ़े लिखे नहीं थे, पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे, भैया लोग को 5वीं 7वीं 3री ऐसे पढ़े थे। व्यापार उनका गांव में छोटा सा था। आगे फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने चुना पीडियाट्रिक्स, बच्चों वाला। ओके। तो हमारे पिताजी को कोई पूछते थे कि बच्चा क्या करे, बोले बड़ा डॉक्टर बन रहा है। उस ज़माने में ऐसी बात होती थी। जी। फिर वहाँ जब मैंने MD कर ली, वहाँ मेरे टीचर थे डॉक्टर प्रोफेसर कौल, अभी भी हैं वो जी। तो उनने कहा कि तुम यही टीचर बन जाओ, तुम अच्छा पढ़ा सकते हो जबलपुर में। लेकिन अब हम गांव के रहने वाले, पिताजी की इच्छा नहीं थी कि कहीं कुछ करें। दुर्ग जिले में था उसमें राजनांदगांव, दुर्ग जिले के अंतर्गत। हाँ। तो उसमें चाइल्ड हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट हुआ करती थी, वो खाली थी दुर्ग में। तो किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ इनको पोस्ट मिल जाएगी, मेरिटोरियस हैं, MD हैं। तो मैंने पिताजी से पूछा कि नौकरी मिल रही है, तो पिताजी ने पूछा कितनी तनख्वाह मिलेगी।
मैंने कहा 1000 रुपये महीना, मतलब बहुत बड़ी बात थी उस समय उसमें, बहुत बड़ी 1000 बात रुपये थी। महीना। बोले मैं 2000 रुपये दूंगा, घर बैठ के अपना काम करो, नौकरी नहीं करना। उस समय की जी। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की 1974 में, जुलाई में। अरुण क्षेत्रपाल पहले कलेक्टर थे यहाँ के, यहाँ के RLC यादव पहले SP थे यहाँ के, तो वो चीफ गेस्ट थे और यादव साहब ने अध्यक्षता की थी। जब ओपनिंग किया आपने। ओपनिंग किया था यहाँ क्लिनिक, शरद कोठारी जी ने कार्यक्रम का संचालन किया था। जी। उस समय हमारी फीस 10 रुपये हुआ करती थी पर पेशेंट। पर पेशेंट 10 रुपये थी उस 10 रुपये फीस, मतलब हाईएस्ट फीस 10 रुपये थी। हाईएस्ट है तो। हाँ, लेकिन कई लोग जैसे पुराने लोग तो थे, बुलाते थे घर और 2 रुपये देते थे। हम संतुष्ट थे कि सामने वाले ने सेवा का अवसर दिया और कुछ कर रहे हैं। जी। मेरी पढ़ने की लिखने की मेरी रुचि रही है। तो यहाँ जैन साध्वी आई हुई थी, भव्यानंद श्री जी। मैं उनके व्याख्यान से बहुत प्रभावित हुआ। जैन दर्शन में कुछ करने की इच्छा मेरी हुई। जैन दर्शन। हाँ, तो मैंने लाडनू विश्वविद्यालय से MA किया जैन दर्शन में। जैन दर्शन में MA किया। ये मेडिकल का वो करते करते आप। हाँ, करते करते जी। फिर उसके बाद वहाँ जो वाइस चांसलर थे, उनने कहा, वो अस्थमा के मरीज़ थे, उनने कहा आप डॉक्टर हैं, MD हैं, रिसर्च कोई क्यों नहीं करते? मैंने कहा बताइए क्या रिसर्च सजेस्ट करते हैं? बोले बच्चों के अस्थमा पर रिसर्च करिए आप। एक नया तो सब्जेक्ट। नया सब्जेक्ट। तो मैंने कहा बच्चों के अस्थमा पर आप क्या चाहते हैं? उनने कहा कि बड़ों के दमा पर योग के प्रभाव पर बहुत काम हुआ दुनिया में, बच्चों के दमा पर योग का क्या प्रभाव हो सकता है, इस पर कुछ काम करिए। मेरे को ये लगा कि वाकई बहुत अच्छा विषय है। फिर उन्होंने कहा कि आपको PhD करना है तो 6 महीने यहाँ रहना पड़ेगा। वो संभव नहीं था, मेरी प्रैक्टिस थी यहाँ। जी जी। फिर उन्होंने छूट दे दी कि आप वहाँ करिए रिसर्च। तो मैंने 80 बच्चे चुने, 40 बच्चों को PT कराया जो स्कूल में होता है, और 40 बच्चों को 1 घंटे का योग कराया रोज़। शाम को मेरे को स्कूल से आने वाले बस के एक ड्राइवर कंडक्टर को पटाना पड़ता था। उनके माँ बाप से कंसेंट लिया, बच्चों को 1 घंटे कराया, उनको नाश्ता कराया, रोज़ उनकी पूरी स्पायरोमीट्री और सारे टेस्ट करके वो तैयार किया। मुझे इसमें 3 साल लगे। 3 साल कंटिन्यूस प्रोसेस था ये, 3 साल लगे। तो अब समय समाप्त हो गया था। अब मुझको वो सब डाटा कलेक्ट करके उसका रिजल्ट देना था। अब प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी ईश्वर की कृपा से, समय मिलता नहीं था। तो वहाँ से खबर आई कि अगर आपने 1 महीने के अंदर अपनी थीसिस जमा नहीं की तो आपका ये कैंसिल होगा, फिर से आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अपने आपको PhD में। तो मैं दिन रात एक करके मैंने वो थीसिस कंप्लीट की। तो उस समय तेरापंथ के आचार्य थे महाप्रज्ञ जी, तो नागौर जिले में उनका चातुर्मास था, तो वो थीसिस में उनको दिखाने गया। तो वो विश्राम के लिए जा चुके थे, लेकिन जब मुझे देखा, उन्होंने कहा आइए, तो उन्होंने देखा कि इतना अच्छा, इतना बड़ा वर्क आपने कहाँ किया? तो मैंने राजनांदगांव में किया। तो उन्हें अपने सारे शिष्यों को बुलाया, देखो बोले काम ऐसा होता है। तो PhD की जब थीसिस सबमिट हो गई, उसमें हमने ये दिखाया ये कि योग का प्रभाव बच्चों मतलब 8 साल के बाद के बच्चे, 18 साल तक के, ये हुआ कि जो बच्चे दवा लेते थे उनकी दवाइयाँ बंद हो गई योग से। स्कूल में एब्सेंट रहते थे, वो एब्सेंटिज्म ख़त्म हो गया, क्वालिटी लाइफ जीने लग गए। ये 81% बच्चों में ऐसा हुआ जिन्होंने योग किया। बहुत बड़ा रिजल्ट था ये तो। बहुत बड़ा रिजल्ट था और अपने ढंग का नया, और पूरे वर्ल्ड के इतिहास में पहला काम था ये बच्चों के दमा पर। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये भी जी। मेरे पास वैसे 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, आपको बता दूं। एक तो ये जो मैं कॉलम लिखता हूँ सवेरा संकेत में, पिछले 47 वर्षों से एक व्यक्ति द्वारा हेल्थ विषय पर एक अखबार में लगातार बगैर रुके, ये आज तक कहीं और नहीं काम चल रहा है अभी तक, और उसका स्टैंडर्ड है अपना। और तीसरा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ पर मैंने किताब लिखी है, स्टेटस ऑफ ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ इन इंडिया। वो अकेली किताब है आज तक, और पूरे वर्ल्ड के लिए वो रेफरेंस बुक है। ट्राइबल चाइल्ड हेल्थ पर आज तक किसी ने नहीं किया। आदिवासी बच्चों पर मैंने घूम के देश के जितने आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ जाकर उनका रिसर्च करके, उन पर अध्ययन करके वो किताब लिखी है। PhD के लिए जब बैठती है जूरी,
तो वहाँ दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से परीक्षक आए थे। उन्होंने खूब सारे सवाल किए, मैंने सबका जवाब दिया। तो जो वाइस चांसलर थी उन्होंने कहा कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए, हम आपको पीएचडी यहीं प्रदान करेंगे। तो मैंने कहा इतने सारे सवालों का जवाब दे दिया, अब भी कोई सवाल बचा है? उन्होंने कहा नहीं, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको हम पीएचडी क्यों दें। अरे ये बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न था मेरे लिए जी। मैंने कहा मैंने थीसिस लिखी है, रिसर्च किया है, तो आपको पीएचडी देना पड़ेगा। बोले तो कोई भी रिसर्च करेगा थीसिस उसको पीएचडी मिलेगी, हम आपको क्यों दें। मैंने कहा मुझे पीएचडी मिलने के बाद आप अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए बुला सकते हैं। बोले हम किसी को बुला सकते हैं, हम आपको पीएचडी क्यों दें। एक साइकोलॉजिकल सवाल था ये आपके लिए। साइकोलॉजिकल, और भरी ठंड में पसीना आ रहा था मुझे। इतने सवालों के बाद सिर्फ एक सवाल के लिए अटक रही थी पीएचडी। हाथी पूरा निकल गया, पूछ रह गई। बहुत सोचा, मैंने कहा सवाल का क्या दूं। मैंने कहा मैडम, वाइस चांसलर थी वो, मैडम मेरे इस रिसर्च ने आपकी यूनिवर्सिटी में अनेक रिसर्चेस के द्वार खोल दिए हैं, इस पर ढेर और रिसर्च हो सकते हैं इसी को आधार मानकर। बोले यस दिस इज द आंसर। तब कहीं जी को शांति मिली। ये सब पढ़ने लिखने का शुरू से शौक रहा है जी। मैं उसके बाद क्या हुआ कि हमारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस, तो पिछले 30-35 वर्षों से मैं एक भी कॉन्फ्रेंस मिस नहीं करता नेशनल, और हर में मेरा प्रेजेंटेशन रहता है। बगैर मेरे कोई कॉन्फ्रेंस होती नहीं, कंप्लीट नहीं होती, ऐसा लोगों का मानना है। और नए नए सब्जेक्ट उस पर होते हैं और नई नई वो रहती हैं, और उसमें कई अवार्ड्स भी मिले। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का जो हाईएस्ट अवार्ड है सीबी ठक्कर अवार्ड, वो मिला 1979 में। 79 में। फिर उसके बाद आपका ये डॉक्टर बीसी राय अवार्ड मिला, जो मेडिकल काउंसिल का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, वो अभी 2 साल पहले मिला। एक गैपियो अवार्ड होता है, ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, उसका लाइफ टाइम अचीवमेंट, वो अवार्ड मिला। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट वो मिला। ऐसे बहुत सारे ढेर सारे अवार्ड्स हैं, आप देख रहे हैं आप यहाँ, इतने ही अभी और रखे हुए हैं। पद्मश्री की जब बात चली तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पद्मश्री के लिए हम सोचें भी। मेरे बड़े बेटे ने कहा कि पापा जी आपने इतना काम किया है, अपन पद्मश्री के लिए क्यों नहीं करते। उसने सारा बायोडाटा तैयार करके अच्छी बुकलेट तैयार कर ली, तो उसकी 7-8 कॉपी भेजनी पड़ती थी उस ज़माने में, और कलेक्टर के थ्रू जाता था वो। उसी साल जनवरी में हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जयपुर में, 7 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। हम लौटे तो भीड़ थी 7 दिन की क्लिनिक के सामने, छोटे छोटे बच्चों के बैठे थे, तो मैं उन्हीं मुड़े तोड़े कपड़ों में आके बैठ गया। शाम को 4 बजे तक मैंने पेशेंट देखा। तो पत्नी ने कहा कि अब भोजन तो कर लो। खाना खाए थे, फ़ोन आया कि दिल्ली से हम PA टू होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। मैंने कहा रॉन्ग नंबर। भाई दिल्ली से हमको होम मिनिस्टर क्यों फ़ोन आएगा, ये अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड था जी। फिर दोबारा फ़ोन आया, और पहले उन्होंने कहा फ़ोन काटिएगा मत, मैं होम मिनिस्टर का सेक्रेटरी ही बोल रहा हूँ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको पद्मश्री अवार्ड दिया है, क्या आप स्वीकार करेंगे। मैंने कहा नहीं, स्वीकार करने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन बात हो गई। मैंने नवीन को फ़ोन लगाया, अपने बेटे को। मैंने कहा बेटा ये सब कैसे क्या हुआ। बोले पापा जी आपके डर के मारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री को भेज दिया था, वो बगैर रिकमेंडेशन के, स्टेट के या कलेक्टर के, सीधे भेज दिया था, और वो हो गया। वहाँ काफ़ी बड़ी जूरी बैठती है, वो हो गया था। यहाँ फिर मान सम्मान सारी दुनिया भर की सब चीज़ें हुई। तो चीफ मिनिस्टर भी थे यहाँ, एक सम्मान समारोह था मेरा जी। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब ये तो बताओ ये पद्मश्री का जुगाड़ कैसे किया। बड़ा आश्चर्यजनक, और सारी जनता के सामने पूछा उसने। मैंने कहा जवाब देता हूँ, ओके। मैंने उसको 2 वाक्यों में कहा, सिफत हीरे की हो तो आके अंधेरे में मिलो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। क्या बात, बिल्कुल सही चीज़ थी। तो उसकी ज़बान तो वहाँ बंद हो गई। तो इस तरह की चीज़ें होती रहीं। तो ये सब रहा। फिर मैं बहुत से सेवाभावी संस्थाओं का मेंबर भी रहा। हाँ, काफ़ी सारे इसमें जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। लायंस का मैं गवर्नर रहा जी। उसका भी बड़ा लंबा केस। मैं आई वॉज द यंगेस्ट गवर्नर ऑफ लायनिज्म इन इंडिया। उसमें बहुत सबसे छोटा गवर्नर मैं था, और उसमें भी जो मेरे
विरोध में खड़े थे, एक को 33 वोट मिले, एक को 30 वोट मिले, मुझे 133 वोट मिले। वाह। तो वो भी एक समय था, और उस समय का पाबंद रहता था। उनको पूरे क्लबों को, पूरे प्रदेश भर के क्लबों को ये रहता कि बाफना जी आ रहे हैं, मतलब 5 मिनट पहले पहुंचो, और पहुंचते ही मतलब ये है कि कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छे कार्यक्रम भी हुए उस ज़माने में। एक संस्था यहाँ उदयचल है, तो उसकी स्वर्ण जयंती पिछले साल थी, मैं उसका अध्यक्ष भी था। वो एक ऐसी संस्था है जो अंधत्व निवारण पर वर्षों से काम कर रही है, और आज भी इस प्रदेश का कोई भी सबसे बड़ा धर्मार्थ अस्पताल ये है जहाँ मरीजों की जांच करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उसका खाना, रहना, चश्मा, दवाई फ्री, जाते जाते उसको कुछ थाली और चद्दर भी साथ में देते हैं, उसके अटेंडेंट के रहने की समस्या की व्यवस्था भी फ्री होती है उदयचल में। तो शुरू से पिछले 30 सालों से मैं उसका इंचार्ज हूँ। जी, उसकी जो स्थापना हुई थी इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, क्या उदयचल के 1968 में उसकी स्थापना हुई थी। उसमें शहर के कुछ लोगों ने, हिम्मत भाई, उत्तम चंद जी जैन, चतुर्भुज ठक्कर, पुरुषोत्तम साहू, ऐसे 5-7 लोगों ने उसको शुरुआत की थी, और उसके आदि अध्यक्ष थे पंडित केशवलाल जी शुक्ल, और उसके संरक्षक उस समय थे डॉक्टर नंदूलाल जी चौटिया, और पहला अभिनंदन डॉक्टर पुन्नालाल बख्शी का हुआ था उस ज़माने में। हर साल एक व्यक्तित्व का अभिनंदन करते, मेरा भी अभिनंदन किया उन लोगों ने जब मुझे पद्मश्री मिली थी। तो उसमें रोज़ 200 से 250 मरीजों की जांच होती है, 30 से 40 मरीजों का ऑपरेशन प्रतिदिन होता है, अभी भी पर डे। उसमें फिजियोथेरेपी का एक सेक्शन है, होम्योपैथी का सेक्शन है, डेंटल का सेक्शन है, लेकिन सबसे बड़ा सेक्शन ये है आई का, आंखों के ऑपरेशन का। एक हमको बस चलित वाहन डोनेट किया है स्टेट बैंक ने, उसमें सारी मशीनें लगी हुई हैं। उसमें लेके हम गांव में जाते हैं, मरीजों का परीक्षण करते हैं, ऑपरेशन के लायक मरीजों को लाते हैं, ऑपरेशन करके उनके घर तक पहुंचाते हैं। ये सेवाएं अकेली उदयचल पूरे प्रदेश में करती है, और ये बहुत रेयरली है ये चीज़ें, मतलब मन को संतोष और सुकून देने वाली बात है। किशोर किशोरियों के लिए मैंने पूरे देश भर में तकरीबन 5 लाख किशोर किशोरियों से संवाद किया है। 5 लाख, मतलब जितने ऑलमोस्ट बड़े बड़े शहर जितने हैं उसमें, और रिसर्च भी किया है। तो उसमें मैंने कुछ चैप्टर्स भी लिखे हैं जो हमारे मेडिकल के टेक्स्ट बुक्स रहते हैं, उसमें एडोलेसेंट पर चैप्टर्स भी लिखे हैं, और उसमें ओरिजिनल अवार्ड्स भी मुझे मिले हैं, और काफ़ी हम लोगों ने एडोलेसेंट पर काम किया। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं, मिशन किशोर उदय, राजनांदगांव में भी किया है उसको। तो उसमें हम शिक्षक, पालक और बालक, ये तीनों के त्रिकोण से जो चीज़ उपजती है, उनके व्यवहार में, उनकी मानसिकता में, उनके स्वास्थ्य में, उनके करियर के लिए सारी बातें उसमें समाहित होती है। तो ये बहुत मतलब बहुत प्रतीक्षित कार्यक्रम रहता है कई शहरों के लिए। एक यूनिक चीज़ भी है, यूनिक चीज़ है, और लोग वेट करते हैं हमारे पास, तो क्यों है कि सब हमारे शहर में करिए, हमारे शहर में करिए, हमारे शहर में करिए। तो उस पर हम लोगों ने काफ़ी काम किया है एडोलेसेंट पर, और एडोलेसेंट पर मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस भी दिए हैं। और हर बार जब भी कॉन्फ्रेंस होती है तो पहला मुझसे ये पूछा जाता है कि एडोलेसेंट पर आप क्या बोलेंगे। तो अभी कोरबा में कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे विषय दिया था उन लोगों ने, टर्बुलेंट एडोलेसेंट, डिफ़िकल्ट एडोलेसेंट, मतलब ऐसे बच्चे जो माँ बाप की बात नहीं मानते, जो अपने रास्ते से डिग गए हैं, शैतानियाँ करते हैं, ये सारी चीज़ उनको कैसे टैकल करना, उनके पहचान कैसे, क्या वो कैसे आते हैं, उनसे कैसे व्यवहार करना। फिर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी पूना में हुई थी सितंबर में, उस वक्त मैं एडवाइज़र था। उन्होंने मुझे विषय दिया था कम्युनिकेशन विथ एडोलेसेंट्स, हम एडोलेसेंट से बात कैसे करें। हाँ, वो जब आपके यहाँ आता है तुम किस कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ बात करें, उस बर्फ़ को पिघलाएं कैसे, वो तो फिर फिर वो अपने मन की बात कहते हैं, फिर उनकी समस्याएं कहते हैं, ऐसी बहुत सी बातें। तो वो मेरा एक प्रिय विषय रहा है जो मैं करता रहा हूँ। वास्तव में जो युवा हैं आज जो भटक रहे हैं, या फिर जो किसी को भी अपना आइकॉन बना लेते हैं, या ज़्यादातर सेमिनार्स में भी इस बात को कहता हूँ कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर, किसी एक क्षमता को भर देखकर उसके पीछे मत दौड़ो। हो सकता है उससे मिलने के बाद उसकी 99 चीज़ें तुमको बुरी मिले, फिर वो व्यक्ति भी तुमको बुरा लगने लगेगा। क्यों ना सिर्फ उसके गुण भर को पकड़ो, बाकी की तरफ आप, सबका एक डार्क एरिया होता है। तो इस संदर्भ में यदि आप कुछ युवाओं को बोलना चाहें। मैं भी इस तरह के एडोलेसेंट्स की क्लास लेता हूँ जी, कई बार त्रिवेंद्रम में, सहारनपुर में, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में बहुत लिया।
और उनकी मन की बात जानने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगता है कि आज की तारीख में जो किशोरी कन्या है, एडोलेसेंट गर्ल, वो किसी भी देश के स्वास्थ्य की केंद्र बिंदु है, ओके, किसी भी देश के संस्कार की केंद्र बिंदु है, और किसी भी देश के भावी विकास की केंद्र बिंदु सिर्फ एडोलेसेंट गर्ल है, किशोरी कन्या है। क्योंकि किशोरी कन्या अगर स्वस्थ रही तो एक अच्छी युवती बनेगी, अच्छी माँ बनेगी और एक अच्छे नए जनरेशन को जन्म देगी। वो अगर पढ़ी लिखी रहेगी तो पूरे परिवार को, पूरे समाज को और देश को पढ़ाएगी। सही है। वो एक दृष्टिकोण ज़रूर रहता है मेरा। उन लोगों को मैं ये कहता हूँ कि अपने आप को कभी कम मत समझो। अब्दुल कलाम जी ने एक बार कहा था, उनका भी एक छोटा सा किस्सा बता के बात खत्म करूँगा जी आपको। जी बिल्कुल। मेरा एक पोता है पार्थ, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चाइल्ड एब्यूज़ पर दिल्ली में था मैं, मेरे पास फ़ोन आया कि दादाजी अब्दुल कलाम पर कविता लिख दीजिए। मैंने कहा क्यों? तो बोले मैं कह रहा हूँ कि तक लिख दीजिए, बड़े ताव से, जैसे दादा लोगों को बोलते हो। हाँ, अधिकार सहित। हाँ, तो बोले मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट मिल गया है। मैंने कहा मजाक कर रहा है? अब्दुल कलाम से अपॉइंटमेंट मिलना, तुम 11 साल के हो अभी। बोले दादाजी बाय गॉड मिल गया है। मैंने कहा ठीक है ठीक है। मैंने उनको पिता को फ़ोन किया उसके, मैंने कहा नवीन ये बोल रहे हैं साहब। बोले मुझे नहीं मालूम। फिर उसने कंफर्म किया, बोले हाँ पिताजी इसको तो मिल गया है। कैसे? उसने वो उनका वो निकाला ईमेल एड्रेस और लिखा कि दादाजी जब आप रायपुर आए थे, मुझे इन लोगों ने मुझसे मिलने नहीं दिया, आई लाइक यू, और मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अपने पिताजी और दादाजी के साथ। उसको अपॉइंटमेंट मिल गया 11 तारीख का। मेरी कॉन्फ्रेंस 9 को ख़त्म हो रही थी। मैंने कहा इतने महान व्यक्ति से मिलना 2 दिन रुक जाओ। तो 9 बजे 11 तारीख को सुबह का अपॉइंटमेंट मिला। फिर उसको वापस आया कि आप यहाँ बहुत सारे विदेशी डेलीगेट्स आ रहे हैं, आप 12 तारीख को आइए। इसने वापस जवाब दिया, आप क्या समझते हैं हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, हम 11 तारीख को आएंगे, फिर 12 को हम कैसे आ सकते हैं? तो वो ने कहा चलो ठीक है, आप शाम को आ जाइए। तो सुबह 11 बजे पहुंच गए लोग। दिन भर हमने उसको दिल्ली घुमाया। शाम को पहुंचे हम अब्दुल कलाम जी के घर के सामने। तो चौकीदार ने पूछा हाँ आप लोग कैसे? बढ़िया टाई वाई लगा के गए थे। बोले हमारा अपॉइंटमेंट है उनसे मिलने। बोले 7 बजे के बाद तो साहब किसी को अपॉइंटमेंट देते ही नहीं है, आपको कैसे दे सकते हैं? आप जाइए, जेड सिक्योरिटी एरिया है, जाइए यहाँ से। बड़े निराश कि अपॉइंटमेंट भी मिला हुआ और ये बोल रहे हैं सर। मैंने कहा भैया वो सब कुछ नहीं साहब, मिलते ही नहीं हैं, आप जबरदस्ती क्यों खड़े हैं यहाँ? हम जाने लगे, इतने में गेट खोला और एक कार बाहर आई। कुछ ऑफिसर्स थे, उनको लगा कि कुछ सभी लोग खड़े हैं। तो कैसे खड़े हैं आप लोग? हमने कहा हमारा अपॉइंटमेंट है। बोले साहब तो अपॉइंटमेंट देते नहीं किसी को, आपको किसने अपॉइंटमेंट दिया? तो पोता बोलता है मिस्टर प्रसाद PA टू अब्दुल कलाम जी, उनने हमको अपॉइंटमेंट दिया है। तो बोले प्रसाद साहब तो अभी गए हैं थोड़ी देर पहले, उन्हें बताया भी नहीं है। तो ये बोलता है आप उनको फ़ोन लगा के पूछो ना। तो प्रसाद साहब को फ़ोन लगाया गया, वहीं कार में बैठे बैठे। प्रसाद साहब ने कहा हाँ साहब वो बच्चा था, तंग कर रहा था। मैंने कहा दे दो अपॉइंटमेंट, देख लो, पूछ लो, अंदर बुलाते हो ठीक है, नहीं तो कल को बुला लेना। तो उनको शायद कुछ ऐसा लगा होगा, तो उनने फ़ोन लगवाया अंदर। तो वहाँ से खबर आई कोई पार्थ बाफना है क्या? बोले हाँ सर। बोले भेज दो अंदर। गए हम उनके पास, मिले। बहुत ये चित्र है उनसे मिलने का जी। तो उसी T-शर्ट में पहने हुए आए वो। येस फ्रेंड्स व्हाट कैन आई डू फॉर यू? हम बोले सर वी हैव कम हियर टू टेक योर ब्लेसिंग्स। और 14 अक्टूबर को उनकी बर्थडे थी, वो कविता बना के भी रखे थे, वो भी भेंट करना था। तो मैंने अपनी किताब उनको ट्राइबल वाली भेंट की। उन्होंने इसे सहज तौर पर देखा, प्रश्न किया मुझसे, डॉक्टर साहब ये सिकल सेल का क्या ट्रीटमेंट, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल? मैंने कहा सर देयर इज़ नो ट्रीटमेंट, इट इज़ कंजेनिटल डिजीज़। बोले यू आर रॉन्ग डॉक्टर, यू आर रॉन्ग। कैसे? रीएश्योरेंस द ट्रीटमेंट। मैं तो हतप्रभ था उनसे सुन के। 5 मिनट मुझसे बात की, 5 मिनट उसके पिता से बात की, बच्चे मेरे बेटे से, वो डेंटिस्ट है रायपुर में। उसने कहा कि साहब हम 500 डेंटिस्ट हर साल निकल रहे हैं छत्तीसगढ़ से, उनका नौकरी का क्या होगा? तो गुस्सा गए अब्दुल कलाम। उन्होंने कहा वाई आर यू ऑल फॉर सर्विसेज, आप नौकरी क्यों करना चाहते हैं, अपना खुद का खोलिए। 5 मिनट उससे बात की और इस बालक से 25 मिनट बात की। तुम्हारा टीचर कौन, क्या पढ़ाता है? 5 वाक्य दिए उसको, 5 वाक्य दिए और रटाया उसको और पढ़वाया उसको। उसके बाद बोले यस एनीथिंग एल्स? उन्होंने कहा नहीं साहब। फिर ये बोलता है दादाजी वी वांट टू हैव फोटोग्राफ विथ यू। तो फ़ोटो खिंचवाया उनने। फिर बोले आई वांट टू हैव फोटोग्राफ विथ यू अलोन, अकेले उसके साथ फ़ोटो खिंचवाया। ये सारी बातें हुई जी। तो अब्दुल कलाम जी ने जो 5 बातें कही थी वो मैं चाहता हूँ कि युवा भी
उसको उन बातों सोचें, को चिंतन करें उस पर। जी उसमें पहला वाक्य है, आई एम द बेस्ट। ईश्वर ने मुझे बनाया है, श्रेष्ठतम बनाया है। अब मैं क्यों सोचूं कि मैं छोटा हूँ या बड़ा? मैं हूँ, आई एम द बेस्ट। दूसरा, आई एम द विनर, मैं विजेता हूँ। ये सोच के चलोगे तो विजय मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात थी। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू इट। जो काम मुझे मिला है मैं कर सकता हूँ उसको। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। और हर दिन को नया समझो, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। जिस दिन ये समझने लग जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी, सुधर जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। तो मैं तो सिर्फ युवा वर्ग से कहूँगा कि सबसे पहले अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वो अगर स्वस्थ रहेंगे तो स्वस्थों में मेधावी भवति, तो सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ सही रहेगा। दूसरा मैं चाहूँगा कि वो अपने परिवार, खास तौर पर माता पिता जिनका अनुभव उनको लेना चाहिए। तीसरी बात तो फिर समाज और देश सब कुछ है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को मैं खास तौर पर कहना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी जो है, अध्यात्म जो है हमारे देश का, हमारी संस्कृति जो है, उसको ज़रूर निहारें कि हम क्या थे, हम कहाँ थे, आज कहाँ हैं, क्या होना चाहते हैं। और संदेश सिर्फ यही रहेगा कि खुश रहो और खुश रखो। किसी का मत बिगाड़ो, किसी से मत बिगाड़ो, और किसी पर मत बिगड़ो। बहुत साइकोलॉजिकल शब्द है, लेकिन बहुत कारगर शब्द है ये। और उनको मजाक में उनसे कहता हूँ, खाओ पियो छको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, चलते रहो थको मत। आज हम श्री पद्मश्री पुखराज बाफना जी के साथ आज मुझे मुलाकात करने का मौका मिला। मैं और आप लोगों के लिए ही यहाँ पर तक आया था, और सर ने सच में वो बातें कही है, बहुत गहराई से कही हैं जो बातें हैं, और हम सबको मान के चलना चाहिए। ख़ास तौर पे स्वास्थ्य जो हम सबसे प्रायोरिटी में जो लेके चलते हैं, स्वास्थ्य जो है, सच में अगर स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है, सारी उपलब्धियाँ फिर बेकार हो जाती है। तो सर के साथ हम बने रहेंगे, आगे भी सर आप लोग के साथ भी जुड़ेंगे, बिल्कुल आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया हमें।